बाद एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का डैन काशी न्यूज में। आप देख रहे हैं डैन काशी न्यूज चैनल, सच है तो बोलेगा। वाराणसी शहर के पराड़कर भवन में हुए पत्रकार वार्ता के दौरान पीड़ित राजेंद्र कुमार सिंह ने अपने जमीन पर माफियाओं के द्वारा अवैध कब्जे को लेकर बात कही। इस दौरान पीड़ित ने मीडिया के द्वारा उत्तर प्रदेश सरकार से न्याय की गुहार लगाई। अवैध कब्जे के शिकार हुए राजेंद्र कुमार सिंह ने अपनी लगभग 7.5 बिस्वा जमीन को भूमाफियाओं से छुड़ाने व न्याय करने की मांग की है। मीडिया से बातचीत के दौरान उन्होंने बताया कि इस अन्याय के विरुद्ध स्थानीय प्रशासन को अवगत कराते हुए जिला अदालत में केस दर्ज कराया, जिसके तहत अदालत ने कार्रवाई करते हुए उक्त संपत्ति पर कानूनी स्टे लगा दिया। इसके बावजूद अवांछित तत्व एवं भूमाफियाओं ने जमीन पर अपना निर्माण कार्य करवा रहे हैं। इस दौरान उन्होंने बताया कि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री भूमाफियाओं पर लगातार नकेल कस रहे हैं, लेकिन मैंने जिलाधिकारी समेत अन्य प्रशासन का दरवाजा खटखटाया, हमें न्याय कहीं से नहीं मिल रहा है। पूरा मामला ये है सर कि हमारी ज़मीन है ये मलदहिया पे विकास मेहरा द्वारा इलीगल ढंग से कब्जा किया जा रहा है। न उनके पास कोई उस ज़मीन का कोई एविडेंस नहीं। ये है कौन विकास जी जिसकी आप बात कर रहे हैं? जिसकी आप बात कर रहे हैं कौन विकास जी? विकास मेहरा हैं एक, हाँ वहाँ कब्जा कर रहे हैं, जो किए हैं ज़मीन पर कब्जा, हाँ उनका नाम है विकास मेहरा। तो इसकी शिकायत कहाँ की है आप? हमने शिकायत ऐसा कोई अधिकारी नहीं, उच्च अधिकारी है जिनके यहाँ नहीं किया, और सब एप्लीकेशन मेरा थाने पर आया, थाने से कोई सुनवाई नहीं हुई। सिगरा थाने क्या चाहते हैं आप? हम न्याय चाहते हैं कि हमको जल्द से जल्द उस कार्य को रुकवाया जाए और दोनों लोगों को बुलाकर जिसका एविडेंस हो उसको परमिशन दिया जाए कि भाई तुम जाकर अपना मकान बनाओ। तो क्या आपका साथ नहीं दे रहा है पुलिस या नहीं, पुलिस हमारी साथ नहीं दे रही। कोर्ट में मामला चल रहा है? कोर्ट में मामला हमको ऑलरेडी स्टे मिला हुआ है, उसका अवहेलना हो रहा है कोर्ट में। तो अभी आप मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री की बात भी कर रहे थे, तो क्या कहीं कागज आप लगाए हैं क्या? हाँ, कागज तो हम दिए थे। कब कब भेजे हैं, क्या मामला है? हो गया करीब 2 सप्ताह। तो क्या पर्सनली जाकर के आप मुख्यमंत्री से मिले हैं? पर्सनली नहीं, डाक द्वारा भेजा गया है। मिर्जापुर जिले के कछुआ थाना क्षेत्र के रेलवे ट्रैक के अंतर्गत करहर गांव में संदिग्ध अवस्था में एक युवक की लाश मिलने से लोगों में सनसनी फैल गई। इस दौरान युवक की मौत संशय का विषय बना हुआ है। बीते दिनों जिले के थाना क्षेत्र रेलवे ट्रैक के करहर गांव निवासी 20 वर्षीय राजेश कुमार गौतम का शव देर रात मिलने से स्थानीय लोगों में हड़कंप मच गया। इस दौरान पुलिस के द्वारा शव की शिनाख्त करने के बाद इस मामले को दुर्घटना करार कर दिया गया, लेकिन मृतक के परिवारजनों ने आरोप लगाते हुए कहा कि यह हत्या का मामला है। इसी क्रम में परिवार वालों ने इस घटना की जांच के लिए एसपी को पत्रक सौंप न्याय की मांग की है। ऑफिस पे हूँ, यहाँ पे कंप्लेंट दर्ज कराने आया हूँ। मेरे भाई को 9-10 जून की रात को मार के फेंक दिया गया रेलवे लाइन के पास, और मैं 9-10 दिन से पुलिस का चक्कर लगा रहा हूँ कछुआ थाने का, और वहाँ पे कुछ भी सुनवाई नहीं हो रही है। मुझे आशंका है कि ये मर्डर किया गया है, और मैं चाहता हूँ कि पुलिस इस पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई करे, और जो हत्यारे हैं उन पर जो है कड़ी से कड़ी कार्रवाई हो। कछुआ थाने वाले क्या कर रहे हैं? कछुआ थाने वाले कह रहे हैं कि ये एक एक्सीडेंट है। तो आप क्या मानते हैं? मैं मर्डर मानता हूँ। पूरी बॉडी पड़ी है, वो कह रहे हैं कि रेलवे एक्सीडेंट है। पोस्टमार्टम में भी तो हो गया है। कहाँ का मामला है ये? ये मामला ग्राम करहर पोस्ट गढ़ोली जिले मिर्जापुर का है। ग्राम करहर थाना कछुआ है। मिर्जापुर के एक दिवसीय दौरे पर आए प्रदेश के श्रम एवं सेवा योजना राज्य मंत्री ठाकुर रघुराज सिंह ने विभिन्न विभागों के साथ बैठक कर विकास योजनाओं के बारे में जानकारी ली। इसके साथ ही मीडिया से बात करते हुए पाकिस्तान को लेकर उन्होंने कहा कि पाकिस्तान की लड़कियां भी अब हिंदुस्तानी लड़कों से विवाह करने को बेताब हैं। उनका मानना है कि भारत में विवाह करने पर 60 साल तक जिंदगी सिक्योर हो जाएगी। मिर्जापुर के विंध्याचल स्थित अष्टभुजा गेस्ट हाउस में श्रम एवं सेवा योजना मंत्री ठाकुर रघुराज सिंह ने बताया कि श्रमिकों के कल्याण के लिए प्रदेश के 18 मंडलों में 18 अटल आवासीय विद्यालय श्रमिकों के बच्चों के लिए संचालित किया गया है, जहां रहना, खाना और पढ़ाई मुफ्त है। प्रदेश में सरकारी गैर सरकारी सभी प्रकार के निर्माण के दौरान श्रम विभाग 1% सेस वसूल करता है। उससे श्रमिकों के बच्चों के उत्थान के लिए शिक्षा, विवाह के साथ ही श्रमिक परिवारों के उत्थान के लिए अन्य विकास के कार्य संचालित किए जाते हैं। अधिकारियों से वार्ता के दौरान उन्होंने कहा कि विभाग के पास जितनी सेस की राशि बकाया है वह जल्द जमा कर दी जाए, जिससे श्रमिकों के लिए कल्याणकारी योजनाएं संचालित होती रहें।
आगे उन्होंने भारत में विकास के बढ़ते कदम की सराहना करते हुए कहा कि इसका असर पड़ोसी देश पाकिस्तान की लड़कियों पर भी पड़ रहा है। वह अब हिंदुस्तान के लड़कों से शादी करना चाहती हैं। उनका कहना है कि पाकिस्तान में निकाह करने पर न जाने कब तलाक मिल जाए और भारत में विवाह करने पर 60 साल तक की जिंदगी सिक्योर हो जाती है। यह लोगों का बदलते भारत की तस्वीर और विश्वास है। सर, मीटिंग का क्या उद्देश्य था? मीटिंग का उद्देश्य समस्त विभागों की मीटिंग थी। इस उद्देश्य ये सेस लेते हैं हम 1%। जो सेस है, जो उस सेस के माध्यम से हम लोग गरीबों का मदद करते हैं। जैसे उनका विवाह, उनकी पुत्रियों को विवाह करते हैं, उनके पुत्र पुत्रियों को पढ़ाते हैं। जैसे हमने अटल आवासीय विद्यालय बनाए हैं 18 मंडल में 18, यहाँ सोनभद्र में बनना है। जो आज तक के इतिहास में ऐसे श्रमिकों के लिए कोई विद्यालय नहीं बने, लॉजिंग बोर्डिंग सब कुछ, उसमें इंटर तक उनकी पढ़ाई होगी और इंटर तक भी पढ़ाई के साथ साथ टेक्निकल भी होंगे। वो कोई इलेक्ट्रिशियन भी होगा, कोई वायरमैन होगा, कोई मोटर वाइंडिंग जानता होगा। हाँ, उनको वो इंजीनियर बनना चाहेगा, इंजीनियर की भी हम फीस देंगे। वो MBBS बनना चाहता है, MBBS की भी फीस हम देंगे। मेरा विभाग सारा पैसा देगा उनको मजदूरों के बच्चों के उत्थान के लिए, ये तय किया। इसलिए ये सेस की बैठक थी। आदरणीय मुख्यमंत्री जी के निर्देश अनुसार पूरे उत्तर प्रदेश में 1 महीने से लगातार मेरा सतत भ्रमण मंडलीय समीक्षा बैठक कर रहा हूँ। जिस जिस विभाग के पास हमारा सेस है, इस मेरी संस्था को, मेरे बोर्ड को आदरणीय सुप्रीम कोर्ट सुपरविजन करता है। इसको सरकार सुपरविजन नहीं करती, आदरणीय सुप्रीम कोर्ट इसका सुपरविजन करता है। तो हमको एक एक पैसे का जवाब सुप्रीम कोर्ट पर 1%। 10 लाख से ऊपर, चाहे आपका घर हो, चाहे मेरा घर हो, चाहे सरकारी हो, चाहे अर्ध सरकारी हो, चाहे प्राइवेट हो, सबसे हम 1% सेस लेते हैं। उस 1% सेस जो है वो मजदूरों का हिस्सा है। उन मजदूरों के हिस्से में उनके जैसे पुत्री जन्म लिया, कल ही उसकी पुत्री जन्म लिया, 25,000 का हम उसको एक सर्टिफिकेट बना के देंगे। 18 साल बाद 1 लाख रुपया हो जाएगा और 1 लाख रुपया हम शादी के टाइम दे रहे हैं तो 2 लाख हो गया। गरीब आदमी को 2 लाख रुपया मिल जाएगा तो धन्य हो जाएगा। केंद्र सरकार की अग्निपथ योजना को लेकर मचे संग्राम के बीच NRUCC रेल मंत्रालय के सह सदस्य एवं निर्भया सेना के राष्ट्रीय अध्यक्ष सतीश मिश्र बनारस रेलवे स्टेशन का निरीक्षण करने पहुंचे। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि सरकार को सेना भर्ती की पुरानी प्रक्रिया को शुरू करने की जरूरत है। NRUCC रेल मंत्रालय के सह सदस्य एवं निर्भया सेना के राष्ट्रीय अध्यक्ष सतीश मिश्र ने मीडिया से बात करते हुए कहा कि सरकार को ये चीजें समझना चाहिए। भारत बंद को लेकर उन्होंने कहा कि हम लोगों ने केंद्र सरकार से आह्वान किया है कि जैसे पहले सेना में भर्ती प्रक्रिया चल रही थी वैसे ही प्रक्रिया अभी जारी रखी जाए। इसके साथ ही NRUCC के सदस्यों ने रेलवे स्टेशन की सुरक्षा व्यवस्था व अन्य सुविधाओं का जायजा लिया। खबर चाहिए, हम लोग खबर तो बन ही गए हैं, आप लोगों ने बना दिया, लेकिन बात निकली है तो और दूर तक जाएगी और इस बात को ठीक से करने के निमित्त आज हम लोगों ने, हम त्रय ने, हमारे सहयोगी शिशिर कुमार सिंह, ये भी सम्मानीय सदस्य हैं NRUCC के, रेल मंत्रालय भारत सरकार, बहन नसरीन फातिमा और ये भी सदस्य हैं और प्लस स्वास्थ्य मंत्रालय की सभी सदस्य हैं। मैं आज आपके परिचय तो साथ बता दूं या फिर परिचय? सतीश मिश्र बाबा मेरा नाम हुआ। एक संगठन बड़ा नामचीन है जिसमें दर्जनों बड़े GM लेवल के भी ऑफिसर्स हैं जो मेरे चेयरमैन हैं। निर्भया सेना पर्टिकुलर इंडियन रेलवे में महिला, आप लोग कन्फ्यूजन दूर हो जाए कि वह निर्भया सेना है क्या। आधी आबादी की रक्षा, सुरक्षा, सहयोग, सद्भाव, समर्थन, सुविधा के निमित्त निर्भया सेना का गठन किया गया। निर्भया सेना पर्टिकुलर इंडियन रेलवे में महिला रेल यात्रियों की रक्षा सुरक्षा के लिए कार्य करती है। एक बार मैं अब अपने इस विषय पे आ जाऊं कि जो अग्निवीर साथी हमारे हैं, मैं भी कभी जवानी का क्रम था, मैंने दोहराया भी कि जिस ओर जवानी चलती है उस ओर जमाना चलता है। लेकिन साथियों, उस जवानी को, वह जवानी क्या जिसने पानी में आग न लगाई हो, लेकिन पानी में आग लगाने का अर्थ क्या हुआ कि आप माचिस का तीली जला करके फेंकते जाओ? नहीं यार, वह रचनात्मक आग लगे ना। देखकर अनीति हमें रोष चाहिए, दृष्टि में जरा भी नहीं दोष चाहिए, दृष्टि में जरा भी नहीं दोष चाहिए। और एक बार मैं थोड़ा भाव विभोर हो रहा हूं, इसको मुख्य मुद्दे की ही बात मैं कर रहा हूं
मुख्य मुद्दे से जुड़ा एक प्रश्न आप मुझसे पूछें, मैं उत्तर दूंगा। जो आप अभी तक ये तमाम बातें आपने कही जी, हैं, अग्निवीरों को लेकर जी, अग्निपथ को मैं लेकर, तो इसको क्या बताना हाँ, चाहते हैं? मैं आपको सिर्फ और सिर्फ यही बताना चाहता हूं बहुत ही कम शब्दों में कि पूर्व की भांति माननीय प्रधानमंत्री महोदय से, माननीय रक्षा मंत्री महोदय से मेरा करबद्ध आग्रह है कि अभी इस विषय को थोड़ा विराम देते हुए, परिस्थिति काल का अवलोकन करते हुए, पूर्व की भांति जैसे भारतीय सेना में उनका चयन होता था, अभ्यर्थियों का, चयनार्थियों का, वैसे ही चयन किया जाए। मैं प्लीज इन ऐसी बातों से मैं कोई ताल्लुकात नहीं रखता। हम लोग भारत सरकार के प्रतिनिधि के तौर पे जरूर जुड़े हैं, लेकिन हम लोगों का संबंध और साथ में निर्भया सेना की मैं राष्ट्रीय संगठन मंत्री हूँ। क्या कहना चाहेंगे, आज आप वाराणसी के बनारस स्टेशन पे हैं, तो क्या कहना है यहाँ आने का मुख्य कारण? यहाँ आने का यही है कि हम लोग निरीक्षण कर रहे हैं कि जो युवा आज अग्निवीर जो युवा हैं, इनको ज़्यादा जो कठिनाइयाँ हो रही है, ये निश्चित है कि बेरोजगारी बढ़ी है, बहुत ही ज़्यादा बढ़ी है, लोगों की नौकरियाँ तक कम होती जा रही हैं। लेकिन हमारा यही है कि जो बच्चे युवा इतने जोश में आ करके सरकारी संपत्तियों को जला रहे हैं, मैं उनसे निवेदन और साग्रह निवेदन कर रही हूँ कि ये संपत्तियों को वो न जलाएं, बल्कि वो अपने विरोध का तरीका को बदलें और जा कर के प्रधानमंत्री के कार्यालयों में वहाँ प्रदर्शन कर सकते हैं, वहाँ उनसे लड़ सकते हैं। इस तरह का वो प्रदर्शन कर सकते हैं, न कि सरकारी संपत्तियों पे वो अपना तोड़ फोड़ करें, क्योंकि इसी सरकारी संपत्तियों को ही हम लोग उपयोग में लाते हैं और जिसकी वजह से आज हम देख रहे हैं कि कितनी गाड़ियों को निरस्त करना पड़ा, जिसकी वजह से कई महिलाएं परेशान हैं, कई पुरुष लोग, पूरी जनता परेशान है। आज कहीं भी यात्रा करने के लिए आज एकदम परेशान है। तो ये स्थिति हम देश में न उत्पन्न होने दें, बल्कि युवा को हम आगे बढ़ें, अपनी सोच को, अपने चिंतन को आगे बढ़ाएं, न कि अपने चिंतन को विध्वंसकारी बनाएं। ये सवाल ये है कि जो वाराणसी कैंट स्टेशन है, वहाँ आज भी बहुत ज़्यादा प्रेशर है, जबकि और स्टेशन बन के तैयार हो गया, तो क्या नहीं आपको लगता है कि वहाँ का प्रेशर कम होना चाहिए, ट्रेनों का यहाँ से? ये बिल्कुल आपका सही प्रश्न है, ये होना भी चाहिए। बहुत ज़्यादा वाराणसी कैंट पे प्रेशर है। माननीय प्रधानमंत्री से और रेल मंत्री से मैं ये कहना चाहूँगी कि इस प्रेशर को थोड़ा सा और संज्ञान में लें और जहाँ तक हो सके ट्रेनों का जो प्रेशर है या फिर और भी जो वर्कर्स का जो प्रेशर है, ये थोड़ा सा कम करके और स्टेशनों पे उसको डिवाइड किया जाए। बहुत बहुत बीएचयू के भारत कला भवन में इंडियन काउंसिल ऑफ कल्चरल रिलेशन और रॉयल थाई एम्बेसी के संयुक्त तत्वावधान में एक दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय संगोष्ठी एवं थाई टेक्सटाइल पर आधारित 3 दिवसीय प्रदर्शनी का आयोजन किया गया। भारत और थाईलैंड के कूटनीतिक संबंध के 75वें वर्षगांठ के अवसर पर यह कार्यक्रम भारत के वाराणसी एवं कलकत्ता में आयोजित किया गया। काशी हिंदू विश्वविद्यालय के भारत कला भवन में भारत और थाईलैंड के कूटनीतिक संबंध के 75 वर्ष पूरे होने पर एक दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय संगोष्ठी एवं थाई टेक्सटाइल पर आधारित 3 दिवसीय प्रदर्शनी का आयोजन किया गया। वहीं इस तरह का कार्यक्रम देश के वाराणसी एवं कोलकाता में आयोजित किया गया है। वाराणसी में इसके आयोजन का उद्देश्य दोनों देशों में बनाए जाने वाले महत्वपूर्ण वस्त्रों के बीच की समानता को देखते हुए किया गया। यह प्रदर्शनी भारत के प्रमुख शहर कोलकाता में 2 दिन प्रदर्शित की जाएगी। इस प्रदर्शनी का शुभारंभ थाईलैंड के राजदूत पट्टरट होंगटोंग एवं भारतीय संस्कृति संबंध परिषद के उप महानिदेशक चिन्मय नायक के द्वारा किया गया। समझ नहीं आया क्या बोला, दोबारा बोले। आज से किस प्रकार की प्रदर्शनी लगी और क्या है ये? हाँ, जैसा कि आप जानते हैं, ये इस साल हम भारत की आज़ादी का 75वां सालगिरह हम मना रहे हैं और ये साल भारत और थाईलैंड के बीच में राजनीतिक संबंध के भी 75 साल हो चुके हैं। तो इन दोनों विषयों के अवसर पर ये एक सेमिनार और एक प्रदर्शनी आयोजित की जा रही है। इसके द्वारा हम इस विषय पर चर्चा कर रहे हैं और इस विषय पे हम छानबीन कर रहे हैं कि भारत और थाईलैंड के बीच में जो कपड़ों का जो हमारी संस्कृति है, जो कपड़ों के बीच पुराने ज़माने से चली आ रही जो हमारी समानताएं हैं, वो
आज की जनता, आज के लोग इसके बारे में जाने, क्योंकि पुराने ज़माने में भारत से और ख़ासकर बनारस के जो कपड़े थे, जो यहाँ का सिल्क है, वहाँ पे काफ़ी मशहूर था। और वहाँ के जो आज के भी जो वहाँ पे कपड़े का काम होता है, उसमें बनारस का छाप है, उसमें उसका प्रभाव है। तो ये शायद ज़्यादा लोग नहीं जानते हैं, तो इसी के बारे में चर्चा करने के लिए ये कार्यक्रम आयोजित किया जा रहा है। इसमें थाईलैंड से 3 विशेषज्ञ आए हुए हैं और एक भारत के भी इसमें विशेषज्ञ हैं जो इसके ऊपर चर्चा करेंगे। और चर्चा के अलावा इसको एक प्रदर्शनी भी लगाई गई है भारत कला केंद्र में। बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी के सौजन्य से हमको ये जगह मिली है, हम उनके बहुत आभारी हैं। और इस प्रदर्शनी में थाईलैंड जो हैं हमारे दोस्त, वो अपने वहाँ से कपड़ा लेके आए हैं, उनके जो दिखाने के लिए उसमें कैसा डिज़ाइन है, कैसा पैटर्न है। जो गौर से देखेंगे तो बनारस के जो हमारे सिल्क जो हमारे यहाँ पे होता है, साड़ियाँ होती हैं, जो स्टोल होते हैं, उसमें जो पैटर्न है, कितना उसमें कितनी समानताएं हैं, कितना एकजुट लगते हैं। तो दोनों देशों के बीच में वैसे ही बहुत समानताएं हैं, तो ये भी एक उसमें एक छोटा सा अब वक्त है एक छोटे से ब्रेक का, तब तक बने रहिए डैनकाशी न्यूज के साथ। आप देख रहे हैं डैनकाशी न्यूज चैनल, सच है तो बोलेगा।